So in the last class what we did, we studied the universal law of gravitation. So universal law of gravitation में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We studied how the gravitational pull between two distinct objects, distinctly separated objects, is affected by the product of the masses and the square of the distance between them. ये हम लोगों ने देखा था. Similarly उसको मैथमेटिकली भी हम लोगों ने प्रूफ किया था इस फॉर्मूला को, है कि नहीं? प्रूफ नहीं मतलब डिराइव किया था. सो वहां से हम लोग को एक चीज पता चला, दैट वाज जी, कैपिटल जी. व्हाट वाज कैपिटल जी? कैपिटल जी वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, है कि नहीं? सो कैपिटल जी से अल्टीमेटली हम लोग, तो कैपिटल जी का वैल्यू होता है वो पूरा यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है. जहां कहीं पे भी जाओ, तुम्हें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, यू कैन यूज दैट वैल्यू ऑफ जी. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व सम सम्स. और भी सम्स मिलेगा इस चैप्टर में, बट one of the sums that is directly related to the universal gravitational law is the sum which involves the application of the formula. ठीक है, इसी यही जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज करके कुछ सम्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल 10.1. ठीक है, सो यही हम लोग करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं. सो लेट अस डू दैट. So this is the question. Okay, so ये क्वेश्चन क्या बताता है? ये क्वेश्चन बताता है कि द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 into 10 to the power 22 kg. सबको दिखाई दे रहा है? तो हाँ. हाँ सर. यस सर. ऋषिकेश दिखाई दे रहा है? हाँ सर. ओके, सो व्हाट इज दिस? ये जो 6 into 10 to the power 24 है, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ अर्थ. ओके, ये अर्थ का मास है. एंड सिमिलरली मून का जो मास है वो दिखने में लग रहा है ये 6 है, ये 7.4 है, बट 7.4 इंटू क्या है वो देखना जरूरी है. यहाँ पे देखो, दिस इज 10 to the power 24 एंड 10 to the power 22. ऑब्वियसली कौन सा हैवी है? अर्थ इज मोर हैवियर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ. ओके, सो अभी हम लोग का मास जो, सोचो इफ आई कंसिडर अर्थ, इस क्वेश्चन में अगर मैं अर्थ को m1 पकड़ू, सपोज स्मॉल m1 पकड़ता हूं, m1 नहीं बोलूंगा, me बोलूंगा यहाँ पे, और मास ऑफ मून को, यहाँ पे मैं मून को अगर m2 पकड़ता हूं, जस्ट टू मेक इट सिमिलर टू द फॉर्मूला में जो टर्म्स है. तो नाउ व्हाट इज दिस? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज इतना, सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट r. r का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 3.84 into 10 to the power 5. ठीक है, यहाँ पे देखो, टेक g एज ये मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में दिखाया था. न्यूमेरिकल्स के केस में हम लोग 6.7 into 10 to the power -11 लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर दिया भी नहीं है, यू कैन यूज दिस वैल्यू. ओके, सो इसको याद रखना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. समझ में आया? सो लेट अस डू दैट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सो सॉल्यूशन करते हैं इसका. सो यहाँ पे क्या है तुम्हारा गिवन क्या है? मास ऑफ अर्थ. और एक चीज बता दूं, जब भी तुम्हारा साइंस का प्रॉब्लम्स करोगे, साइंस का प्रॉब्लम में क्या होता है, मास ऑफ अर्थ तुमने लिखा ना, वहां पे उसके साइड में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट द सिंबल फॉर दैट, मतलब इसको हम लोग असाइन कर सकते हैं. तो मास ऑफ अर्थ को पूरा हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी me हिसाब से लिखेंगे. ओके, सो वी कैन डिनोट द एंटायर थिंग विद दिस सिंबल. ठीक है, तो बाद में हम लोग को ये पूरा लाइन लिखने का जरूरत नहीं. ओके, सो मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg. And the next one is mass of
what mass of moon, तो we can write it as mass of, या फिर एक काम करता हूँ m1 m2 लिखता हूँ, बेकार में लिख के फायदा नहीं है, तो 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सो दैट इट बिकम्स इजियर। तो मैं इन दोनों को क्या करता हूं, यहाँ पे सेपरेट कर सकता हूं। सो आई कैन राइट दिस एज 600 इंटू 10⁻22 लिख सकता हूं कि नहीं, जस्ट टू कैंसिल इट आउट, ओके। और रुको रुको, यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, ये वाला नहीं, सॉरी, हाँ यहाँ पे नहीं चाहिए, नहीं करने से भी होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। सो इट इज स्मॉल आर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, क्या है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स, ठीक है। एक बार देख लो यहाँ पे क्या है, सब मीटर में होना पड़ेगा, क्यों, ऑल शुड बी इन एसआई यूनिट। ये केजी में है, परफेक्ट, ये भी परफेक्ट है। यहाँ पे देखो दिस इन किलोमीटर, हम लोग जब जी का वैल्यू लिखेंगे नीग में क्या हो रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा, है कि नहीं, दिस विल बी मीटर स्क्वायर। सो किलोमीटर को क्या करना कर पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट, ओके। सो हाउ कैन वी राइट किलोमीटर, सो आई कैन राइट इट एज 3.84 इंटू 10⁵ कितना मीटर्स होता है, 1 किलोमीटर 1000, तो आई कैन राइट इट एज 10⁻³ मीटर्स। समझ में आया, इज इट क्लियर। Yes. तो 10⁻³ मीटर्स, तो इसको टोटल कैसे करेंगे, 3.84 इंटू 10⁵ प्लस 3, दैट इज व्हाट 8। सो दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर्स, ओके। तो यूनिट में देखो गड़बड़ मत करना, यूनिट्स ऑल शुड बी इन एसआई यूनिट, ओके। क्यों ऐसा यूनिट चाहिए, बिकॉज जी में जी का वैल्यू हम लोग ऐसा यूनिट्स के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज इन ऐसा यूनिट्स, ओके। समझ में आया। सो यहाँ पे अभी क्या निकालना है, टू फाइंड तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, ये जो हम लोग फोर्स का वैल्यू निकलेगा, ये हम लोग जब ये सम करेंगे, अभी जो फोर्स का वैल्यू निकलेगा, विल इट बी सेम एज द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स अस, विल इट बी द सेम। अर्थ मून को जिस फोर्स से पुल करता है, क्या उसी अमाउंट ऑफ फोर्स से, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या हम लोगों को भी पुल करता है क्या, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम इन बोथ द केसेस, पूछ रहा हूं। No. Yes, sir. यस, किसने यस बोला, काबिक, ऐसा क्यों, अमाउंट सेम रहेगा, हाँ काबिक, No, sir. कैसे सेम रहेगा, इतना फोर्स से पुल करने का जरूरत ही नहीं ना, हम लोग का मास कितना है, बहुत कम है, डिस्टेंस भी बहुत कम है, क्यों, मून कितना दूर में है, एंड वी आर वेरी मच क्लोज टू द अर्थ कोर, है कि नहीं, तो दैट इज वाई डिस्टेंस भी कम है, तुम्हारा मास भी कम है, मास तो बहुत ही कम है। सो मास इतना कम होने के कारण क्या होता है, फोर्स का वैल्यू भी घट जाता है, बहुत ही घट जाता है, बिकॉज मास इज इन द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर में अगर मास ऑफ अर्थ तो सेम रहेगा, बट जो सेकंड वाला मास है, दूसरा वाला जो मास है वो बहुत ही कम हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, फोर्स का वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। Yes, sir. बाकियों को समझ में आया। हाँ.
सिंपल मैथ्स का फॉर्म कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल मैथ्स। Yes, sir. ओके, ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी क्या करेंगे, अभी ये हम लोग के पास 3 वैल्यूज है, डायरेक्टली वी कैन पुट इन द फॉर्मूला। सो वी कैन राइट फोर्स exerted by the earth on the moon is equal to, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू फाइंड में, ये डायरेक्टली यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट होगा ये यहाँ पे मैं सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, है कि नहीं? सो व्हाट विल बी दैट विल बी इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, क्या था 6.6 या फिर 6.7 ही लिख सकते हैं, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। एंड इसके साथ क्या क्या रहेगा, m1 का वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। उसके बाद रहेगा हम लोगों का पास 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, ये भी केजी, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, द वैल्यू ऑफ आर इज 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, है कि नहीं। सो आई कैन राइट हियर 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ। सो लेट्स मेक दिस सिंपल, ओके, इसको इजीली सॉल्वेबल कर सकते हैं। सो यू हैव टू कैंसिल बोथ द थिंग्स, यू हैव टू कैंसिल द नंबर्स एज वेल एज यू हैव टू कैंसिल द यूनिट्स एज वेल, ठीक है। देखो फोर्स है तो ऑब्वियसली क्या बच जाएगा यूनिट से, जितना भी अभी यहाँ पे मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर जो भी है, सिर्फ ये वैल्यू बचेगा। वाई, बिकॉज ओनली फोर्स का यूनिट रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर फाइंडिंग द फोर्स। दिस फॉर्मूला गिव्स अस द फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या किस में निकलता है, न्यूटन्स में निकलता है, ओके। सो लेट मी राइट इट इन सिंपलर फॉर्म, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, तो -11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 11 लिख सकते हैं, है कि नहीं। समझ में आया? ऊपर में रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा केजी स्क्वायर को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बाई केजी स्क्वायर था ना। सो ऐसे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर, ओके। नेक्स्ट क्या है, 6.6 है, 6 इंटू क्या है, 6 इंटू 7.4 लिखते हैं, इंटू 10 टू द पावर 24 और 10 टू द पावर 22 यहाँ पे सेपरेट लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग केजी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों केजी स्क्वायर लिख सकते हैं, केजी 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 स्क्वायर हो गया, सिर्फ कैंसिल करने के लिए, हाँ ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कैंसिल करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, स्क्वायर है तो आई कैन राइट हियर 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 16, और यूनिट क्या रहेगा मीटर स्क्वायर, ओके। सो मीटर स्क्वायर कट गया, केजी स्क्वायर कट गया, रह क्या गया, सिर्फ न्यूटन रह गया, ओके। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर कैसे किया? Yes. ओके,
सो द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल. अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ तुम्हारा डिवाइड करेंगे. सो अप्रोक्सीमेशन मत करना, पहले ही बोल दे रहा हूं, बहुत लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं. सो एक चीज ध्यान रखना, ये सब सम में 10 का मतलब एक्सपोनेंट्स फॉर्म में बहुत रहेगा 10 का वैल्यूज, ठीक है. सो उसका एक कॉमन एक जगह में लिख लेना, तब इजी होता है, ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट दिस एज 6.7 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 3.84, और इसको यहाँ पे कॉमन लिख देना. 10 टू द पावर क्या होगा देखो, 24. सो आई कैन राइट है 24 प्लस 22 प्लस, अभी प्लस नहीं होगा, अभी क्या होगा, माइनस होगा, -11, और नीचे से क्या आएगा, -16. ये तो पता है ना सबको कैसे किया, समझ में आया. और लास्ट में न्यूटन, ठीक है. सिंपली करना, गलती नहीं होगा. ओके, इज इट क्लियर? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे कितना निकलेगा, 24 प्लस क्या है हम लोग का, 24 प्लस 22 गिव्स अस 46, है कि नहीं, 46. और यहाँ पे कितना मिलेगा, 7, और यहाँ पे 27, है कि नहीं, समझ में आया. तो 46 माइनस 27 कितना होता है, 19. तो 10 टू द पावर 19. ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू कैलकुलेट, ये अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट, ये उपाय नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैंसिल भी नहीं जाएगा. ओके, सो न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, और अगर तुम लोग कैंसिल कर सकते हो देन इट्स वेल एंड गुड. मैं तो नहीं करता था, मेरे टाइम में मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता था, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता था, बट फिर भी मैं ऐसा कर लेता. 47.57 डिवाइडेड बाय निकलता था मेरा 3.84 इंटू 3.84. ओके, सो दैट विल गिव अस 14.75. ओके, सो इसको डिवाइड कर लेना, और अगर तुम्हें इतना भी शॉर्टकट करने का इच्छा है तो यू कैन डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 14.7. ओके, समझ में आया. मतलब जितना डेसिमल पॉइंट्स बढ़ोगे उतना तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी 10 टू द पावर समथिंग है, सो एक डेसिमल पॉइंट से भी कर सकते हो. ओके, बिकॉज इतना बड़ा वैल्यू है, सो सामने में थोड़ा सा डिफरेंस रहने से भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो इट विल बी ऑलमोस्ट 3.23 इंटू 10 टू द पावर, या फिर 3.24 होगा, हाँ, 10 टू द पावर 19 न्यूटन्स, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. बुक में क्या निकला, बुक में मोस्ट प्रोबेबली 2 पॉइंट कैसे निकला, ज़्यादा छोटा हो गया, 3.84 ही तो था ना. 6 कहाँ गया? वो जो ऊपर में जो 6 था. ओके, हाँ हाँ हाँ, वो चला गया, बट चला जाने से भी तो इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए था ना. और 10 टू द पावर 20 आ रहा है इसलिए, हाँ हाँ हाँ, ये 6 रह गया, यस 6 रह गया, इसी कारण. ओके, दैट इज द मिस्टेक. मैं भी तो बोल रही इतना छोटा क्यों आ रहा है, बट छोटा नहीं है, वो बड़ा वैल्यू है, बिकॉज दैट इज इन 10 टू द पावर 20. समझ में आया. सो इट विल बी अराउंड 297.48. ओके, सो 297 by 48 डिवाइडेड बाय, अगर तुम 14.7 करोगे, सो इट विल बी 20.2. सो 20.2 को कैसे लिख सकते हो, देखो 20.2 है, सो ऑब्वियसली यू कैन राइट इट एज 2.02. जस्ट इसको यहाँ पे लेके आओ, सो दैट विल बिकम 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन्स. ये तो पता है ना सबको, ये कैसे किया, एक्सपोनेंट्स का चीज है, ऑलरेडी छोटे क्लासेस में पढ़ा है तुम लोगों ने. आता है कि नहीं, हाँ. साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, बाकियों को आता है. हाँ सर. हाँ सर. ओके, नवदीप आता है. हाँ सर.
ओके, सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे तरीके से तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला के एप्लीकेशन भी एग्जाम में दे सकता है। सो अगर आया तो एग्जाम अच्छा है, यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दैट। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, तो ऐसा टाइप का यहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, ऐसा ऐसा। तो ऐसा टाइप का कुछ कुछ फॉर्मूला मिलेगा, मतलब ऐसा टाइप का सम्स मिलेगा। नाउ विल बी, तो ये पार्ट तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेनी थिंग्स हैव बीन आंसर्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आंसर्स लाइक हम लोग अर्थ पे क्यों एक जगह में रहते हैं, मूव क्यों नहीं करते, अर्थ के बाहर क्यों फ्लाई करते हैं, मून क्यों अर्थ के चारों ओर घूमता है, प्लैनेट्स क्यों सन को चारों ओर घूमता है। तो दिस आंसर्स वेर answered by the universal, answered using universal law of gravitation. Okay, now coming to the next part of the chapter, जो मैंने थोड़े समय पहले तुम लोगों को ये चीज बताया था, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। याद है फ्री फॉल के बारे में बड़ा पता था, बिल्डिंग का एक एग्जांपल ड्रॉ कराया था। मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा चैप्टर फोर्स में था शायद, इफ आई रिमेम्बर, फोर्स से किसी चैप्टर में था तुम्हारा, को एक बार मिल जाना से याद आएगा तुम लोगों को। यहाँ पे तो नहीं था शायद, चैप्टर 8 में पढ़ा था शायद। हाँ 8 में पढ़ा था, बिकॉज वहां पे फॉर्मूला था ना। ओके, वो चैप्टर क्या यहाँ पे खड़ा नहीं था, वो दूसरा वाला में था, सॉरी सॉरी। हाँ अच्छा छोड़ो, फिर भी मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम लोगों को। द एग्जांपल वाज रिलेटेड टू थ्रो, मतलब लेटिंग ए बॉल फॉल फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग। याद है, थोड़ा सा याद आ रहा है। एक ऊंचे से बिल्डिंग से के ऊपर से हम लोग बॉल को छोड़ देंगे, तब क्या होगा। हाँ क्या होगा, इट विल एक्सेलरेट। याद है, हाँ सर। सपोज हाँ this is a building, okay, so suppose there are different floors of this building, so यहाँ पे ये एक एक फ्लोर है, ठीक है, this is one floor, this is one floor, okay, so there are several other floors, so it's a tall building, okay, somewhere in the city. So what happens, अगर तुम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, तुम्हारा बिल्डिंग का ऐसा ग्रिल होता है यहाँ पे, सो टेरेस होता है, दिस इज टेरेस, यस और नो। ओके, सो बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर से अगर तुम, तो यहाँ पे मैं फ्री फॉल लिख देता हूँ, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ फ्री फॉल। तो अगर मैं टेरेस के ऊपर से, इफ आई लेट ए बॉल फॉल फ्रीली इन इट्स ओन पेस, मैं थ्रो नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट थ्रोइंग द बॉल लाइक दिस, ऐसे यहाँ पे ऊपर से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लेटिंग ए बॉल, यहाँ पे मैंने तो यहाँ मेरा हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है, सो मैंने क्या किया, फ्रॉम दिस पोजिशन आई एम लेटिंग ए बॉल, दिस इज ए पिंक बॉल, सपोज एक पिंक कलर का बॉल है, सो आई एम लेटिंग दिस बॉल फॉल फ्रॉम दिस हाइट, ओके, समझ में आया। इज इट क्लियर, समझ में आया। सो दिस बॉल विल एक्सपीरियंस मोस्ट द मैक्सिमम फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इज इट क्लियर,
Suppose this building has a height of h meters. Okay, so this building has a height of h meters. So यहाँ पे क्या होगा, बॉल जितना लेवल तक नीचे आएगा, ओके, सो सपोज बॉल यहाँ तक आया, उसके बाद बॉल यहाँ तक आया, ठीक है, so it will cross each of these levels until it reaches the ground. Okay, what is the ground? The ground will lie like here, यहाँ पे रहेगा, है कि नहीं? तो ग्राउंड का लेवल यहाँ पे है, ठीक है. सपोज द ग्राउंड इज लाइक दिस, ठीक है. अभी बॉल क्या होगा, अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगा. ओके, व्हाई? बिकॉज एट एवरी लेवल इट विल एक्सपीरियंस ए डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स. वहां पे क्या होगा, फोर्स, जो फोर्स है, इट इज एक्सपीरियंसिंग व्हाट? इट इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटेशनल पुल एट एवरी लेवल, है कि नहीं? तो वो जितना पास आता रहेगा उतना क्या होगा, उसका जो ग्रेविटेशनल का आर का डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर घटता रहेगा. मानते हो कि नहीं? यहां पे क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड. सपोज मैं ग्राउंड में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़ रहा हूं, सो यहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज आर, आर मैक्स. बोल सकता हूं दिस आर मैक्स, है कि नहीं? बोल सकता हूं. हाँ. सो आर मैक्स में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, कम होगा. क्यों कम होगा? रीजन क्या है? देखो, ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जो ये वैल्यू है, तो दिस इज लार्जर, है कि नहीं? दिस इज व्हाट? लार्जर, है कि नहीं? वेयर, कहां पे है? जब बॉल एकदम टॉप पे है. सो दैट इज व्हाई दिस एंटायर वैल्यू, बिकॉज देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है. क्यों ये सेम है? दिस वैसे तो तुम्हारा बॉल का वैल्यू है, दिस इज द मास ऑफ बॉल, दिस इज द मास ऑफ अर्थ, है कि नहीं? एंड दिस इज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पता ही है. सो व्हाट इज चेंजिंग इन एवरी केस? द वैल्यू ऑफ आर इज चेंजिंग. ओके, सो यहां पे क्या है, यहां पे मैं बोल सकता हूं एट दिस लेवल, एट दिस लेवल, ओके, एट दिस वेरी लेवल, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, आर इज मैक्सिमम. सो विच इंप्लाइज एफ ऑफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, या फिर इसको स्मॉल लेटर भी लिखते हैं, एफ ऑफ जी इज व्हाट? लोएस्ट. बोल सकता हूं यस और नो? समझ में आ रहा है? एफ ऑफ जी लोएस्ट क्यों है? अरे वही तो थोड़ी देर पहले बताया, क्यों लोएस्ट है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू सो दिस बिकम्स वेरी हाई, है कि नहीं? दीज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, है कि नहीं? कांस्टेंट्स. वाई कांस्टेंट? जी ये तो कांस्टेंट है ही. एम भी क्या है? मास ऑफ बॉल, वो भी तो कांस्टेंट ही है ना. मास ऑफ बॉल चेंज होगा क्या? बॉल जब ऊपर में रहेगा बिल्डिंग के ऊपर, और बॉल के नीचे जब ग्राउंड में रहेगा, तब क्या तुम्हारा बॉल के अंदर जितना भी तुम्हारा मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो चेंज होगा क्या? नहीं. नहीं होगा. सो आई कैन कंसिडर इन दिस केस मास ऑफ बॉल एज कांस्टेंट, है कि नहीं? हाँ. अभी सेम बॉल को तुम अगर मून में भी लेके जाओगे, उसका मास सेम रहेगा. द सेम वैल्यू विल बी, यू विल गेट इन केजी, है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? ऋषिकेश, नवदीप, काव्यिक, समझ में आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? काव्यिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। नवदीप? यस सर। ओके, सो यहाँ पे आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब इन ऑल दिस केसेस, कितना केसेस है? 1 2 3 4 5 6 7, और बॉल को मैं लास्ट में ग्राउंड में रखता हूँ, ठीक है? ठीक है, ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा है, इट इज जस्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड, ओके? सपोज ये, so in all these positions, where will you get the value of r as the maximum? You will get the value of r at the highest position. तो जिस पोजीशन से वो स्टार्ट हो रहा है, that is the maximum position, नहीं तो that's the maximum distance it can get away from the ground. So that is why इस पोजीशन में जब तुम बॉल को तुमने अभी तक जस्ट छोड़ा है, हाथ से जस्ट छोड़ दिया है, मतलब यू आर जस्ट होल्डिंग द बॉल एंड यू हैव लेट द बॉल टू फॉल फ्रीली, ठीक है? समझना? सो इन दिस केस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये एफ ऑफ जी क्या है? एफ ऑफ जी इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके? माने जिस फोर्स से तुम्हारा अर्थ पुल कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके? ग्रेविटी हर जगह मतलब ना, ग्रेविटी से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ही बोला जाता है, इट्स अ स्पेशल नेम गिवन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ओके? तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेविटी लिख सकता हूँ, बिकॉज आई एम रेफरिंग टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके? So in this case the value of r is maximum, okay? समझ में आया क्यों? Because this is maximum. डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो गया, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा. So can I say in this case f of g will be minimum out of all these cases, है कि नहीं? समझ में आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। सो सिंस दिस वैल्यू, ये आर का वैल्यू ज्यादा हो गया, इसके कारण ये मिनिमम हो गया. सिमिलरली सपोज मैं इसको मिनिमम एक वैल्यू है, सपोज आई एम कंसिडरिंग इट एज, सपोज मैं जस्ट फॉर आइडिया के लिए बता रहा हूँ. यहाँ पे सोचो, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू सोचो मैं 100 मीटर्स पकड़ रहा हूँ, ओके? ओके, 100 मीटर्स बहुत ही कम ले रहा हूँ, बट 100 मीटर्स, ओके? 100 मीटर्स ले रहा हूँ, तो 100 मीटर्स में इसमें सबसे ज्यादा है 100 मीटर्स. सो दैट इज वाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. सो ये मिनिमम है. सो मिनिमम का वैल्यू में सोचो यहाँ पे न्यूटन्स में निकलेगा, तो न्यूटन्स में सोचो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेट, होगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. सो यहाँ पे क्या होगा? ये जो वैल्यू निकलेगा, दिस विल बी, सपोज दिस इज 10 न्यूटन, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है? यहाँ पे सोचो 10 न्यूटन फोर्स से बॉल को पुल कर रहे हैं. कौन पुल कर रहे हैं? अर्थ पुल कर रहे हैं, ठीक है? एट दिस वेरी हाइट. सो एज द हाइट डिक्रीजेस, अभी हम लोग किस पे आ रहे हैं? अभी लेट अस कम इन दिस पोजीशन, इस जगह में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा? 100 से कम होगा. सपोज दिस इज 80, बोल सकता हूं? हाँ, ठीक है, बोल हाँ। सकता हूं? तो अभी बोलो एफ ऑफ जी 10 न्यूटन से ज्यादा होगा कि कम होगा? Will it be more than 10 Newton or will it be less than 10 Newton? बोलो काव्यिक, क्या लगता है?
बोलो कापिक, क्या लगता है? एक्चुअल वैल्यू नहीं है, It will be less. इट विल बी लेस। सोच के बताओ, आर मैक्सिमम था इसलिए फोर्स मिनिमम था, तो अगर आर घट रहा है तो एफ ऑफ जी क्या होगा? सर तब तो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम नहीं 3 होगा, न्यूटन से बढ़ेगा। ओके, हाँ सपोज 3 इट न्यूटन से इंक्रीजेस ज्यादा होगा। एस 20 न्यूटन बोल सकता हूं, ठीक है। सो विद डिक्रीजिंग डिस्टेंस वी आर गेटिंग इंक्रीज्ड फोर्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज आर इज इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? सॉरी, आर इज डिक्रीजिंग, सॉरी आर क्या बोल रहा हूं, आर इज डिक्रीजिंग। जितना बॉल नीचे जाएगा उतना ही वो अर्थ के सामने आ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ कोर, जो कोर होता है, सेंटर होता है, that distance and the ball's distance is decreasing. That is why the denominator will get decreased, है कि नहीं? So as compared to this level, यहाँ पे उसके जो नेक्स्ट वाला लेवल में है वहां पे सर वो 80 मीटर्स में क्या होगा? 80 मीटर्स में तुम्हारा फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज डिस्टेंस घट गया है, डिनोमिनेटर हैज डिक्रीज, दैट इज वाई ओवरऑल वैल्यू हैज इंक्रीज। वाई? बिकॉज न्यूमरेटर तो सेम है, तो एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो वो डायरेक्टली वहां पे काम करेगा। सो एज आर डिक्रीजेस एफ ऑफ जी इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? हाँ। ओके, बाकियों को नवोदय ऋषिकेश थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? थोड़ा सा? हाँ सर। हाँ सर। बिकॉज देखो ऑलरेडी हम लोगों ने ये सीखा है, क्या सीखा है कि एफ इज, यहाँ पे लिखता हूं रुको, हाँ, वी ऑलरेडी नो दैट एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and f is direct proportional to 1/r²। तो ऑटोमेटिकली दिस कम्स इनटू पिक्चर। व्हाई? बिकॉज दिस रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? इस सिनेरियो में कांस्टेंट रहेगा। व्हाई? m1 इज कंसिडर्ड एज बॉल एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अर्थ, है कि नहीं? तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो f में अगर चेंज लाना है, f में कौन चेंज लाएगा? f में चेंज आएगा ओनली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मतलब स्क्वायर टाइम्स वो घटेगा, मतलब फॉर यूनिट इंक्रीज इन आर ये स्क्वायर टाइम्स घटेगा। समझ में आ रहा है? तो आर जितना बढ़ेगा ये स्क्वायर उसका जितना बढ़ा है उसको उसने वो कितना घटेगा। समझ में? एफ का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आर का वैल्यू घट रहा है, तो आर इज डिक्रीजिंग, सो दैट इज वाई एफ विल इंक्रीज। समझ में आया? शाश्वती अभी क्लियर हुआ? हाँ। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस पार्ट ऑफ द, तो इसमें सोचो आर का वैल्यू है 60, तो एफ का वैल्यू क्या होगा? एफ का वैल्यू ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, सपोज इट बिकम्स 30 न्यूटन्स। ओके, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्यों? ये इसका गैप, ये अभी गैप घट गया, है कि नहीं? अर्लियर द गैप वाज लाइक दिस, इट वाज लार्जर, but now the gap is more, the ball is more closer to the earth, and that is why this is 60। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आर का वैल्यू में अगर तुम्हारा, दिस आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, ओके, डोंट कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दिस अप्रोक्सीमेशन। सो यहाँ पे सोचो ये 40 मीटर्स में आ गया, सपोज दिस इज एफ ऑफ जी बिकम्स 40 न्यूटन्स। यहाँ पे सोचो आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा आर का वैल्यू आ गया 60 मीटर्स एंड दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 60 न्यूटन्स, ओके, या फिर 50 न्यूटन्स बोल सकते हो, ठीक है। तो इट विल इंक्रीज, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैनर, अगर जितना लेवल में अगर बॉल घटता जाए
So where do you think the gravitational force will maximum? कहाँ पे? R का वैल्यू क्या होने से f of g मैक्सिमम होगा? कहाँ पे होगा? ये वाला? जब ग्राउंड में आ जाएगा। जब ग्राउंड में आ जाएगा, बोल रहा हूं, जब ग्राउंड में आ जाएगा तब R का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब ऑलरेडी वो ग्राउंड को टच कर चुका है, वो ग्राउंड में पड़ा हुआ है, तब R का वैल्यू क्या है? तब R का वैल्यू यहाँ पे इन दिस केस आई एम कंसिडरिंग इट टू बी 0। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो डिस्टेंस है मुझे पता है वहां पे भी तुम्हारा डिस्टेंस है, कोर से बहुत दूर है, बट सिंस वी आर ओनली कनेक्टेड, अर्थ को हम लोग पूरा अर्थ को कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब अर्थ का सिर्फ कोर को कंसिडर नहीं कर सकते। हम लोग को जो फोर्स कंसिडर करना है सिर्फ फ्री ओपन एयर में करना है। सो इफ आई कंसिडर ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर कंसिडरिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आ रहा है कि नहीं? घटता जाएगा ना, तो यहाँ पे इस रेंज में आर का वैल्यू हो जाएगा 0। सो यहाँ पे एफ ऑफ जी भी क्या हो जाएगा? ऑल्दो इट्स नॉट 0 बट आई कैन कंसिडर इट 0, मतलब फ्री फॉल ये नहीं है, तो यहाँ पे फ्री फॉलिंग का एकदम लोएस्ट पॉइंट है, दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग इट 0 न्यूटन। अदरवाइज एक्चुअली 0 न्यूटन है नहीं है। बॉल तो ऑब्वियसली हम लोग जैसे कोई जगह में खड़े हैं तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपीरियंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो है, बट हवा में तो नहीं है ना हम लोग। समझ में आ रहा है? सो वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवर कंसिडरेशन विथ ओनली दिस मच पोर्शन। ओके, इसका मतलब सबसे ज्यादा कब होगा? सबसे ज्यादा होगा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने के पहले अगर वो सोचो 0.000 सोचो, दिस यहाँ पे टच करने के पहले द वैल्यू ऑफ आर इज अराउंड 0.00000, मतलब बहुत छोटा सा वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर का वैल्यू है तुम्हारा 10 टू द पावर माइनस, सोचो -4 मीटर्स। सो इन दैट केस एफ ऑफ तो -4 भी नहीं, -8 भी बोल सकते, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, मतलब जस्ट टच करेगा। सो इन दैट केस यहाँ पे अभी तक टच नहीं किया है। इफ आई जूम इन द पिक्चर अ लिटिल बिट, you will be able to see it, this has not touched the ground entirely. So I can say in this case f of g will be maximum. Okay, समझ में? सपोज मैक्सिमम वैल्यू है तुम्हारा 100 न्यूटन, तो दिस कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, समझ में आया? सो फ्री फॉल में क्या होता है? फ्री फॉल में हम लोग सिर्फ जिस रीजन में सिर्फ वो खुद से फ्लो कर रहा है, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो मूव कर रहे हैं, मूवमेंट को पकड़ते हैं। बिकॉज एक बार ग्राउंड में टच कर दिया वो मूव नहीं करेगा। करेगा क्या? मूव करेगा? शाश्वती, मूव करेगा? नहीं। हाँ। सो सिंस द बॉल वोंट मूव, सो बॉल इज अंडर ए बैलेंस्ड फोर्स, है कि नहीं? अगर बॉल के मोशन में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? उसके बॉडी में बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग एट 0। इसलिए तो बॉल मूव नहीं कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ओवरऑल उसके ऊपर कोई फोर्स, मतलब अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट मूविंग। काफी समझ में आया? Yes, sir. सो आई कैन से, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है? ए बॉडी इज अलाउड टू फॉल जस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। तो उस ग्रेविटेशनल पुल को ही भरोसा करके उसको ही छोड़ देते हैं, ऐसे हवा में छोड़ देते हैं, एंड द बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली जस्ट अंडर द influence of gravitational force, gravitational pull of the earth, that is called free fall। free fall समझ में आया?
तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ. So I can say during a free fall, the minimum gravitational force experienced by a body is during the start of the free fall. है कि नहीं? बोल सकता हूं? समझ में आया? हाँ. सो और एक चीज मैं बता देता हूं, यहां से भी तुम लोग बता सकते हो. यहां पे क्या होगा? एफ ऑफ जी जो 20 न्यूटन है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ऑब्वियसली यहां पे मास तो सेम रहेगा. किसका मास? बॉल का मास, बिकॉज बॉल इज मूविंग, है कि नहीं? सो दिस मास ऑफ बॉल इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, फोर्स बढ़ रहा है ना. सपोज दिस इज ऑल्सो एम बी ए, बट यहां पे कौन सा ज्यादा होगा? कौन सा ज्यादा होगा? 80 मीटर्स वाला एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि 30 तुम्हारा 60 मीटर्स वाला एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? व्हिच वन? Suppose I am writing it as A80 and this is A60. बोलो, which one would be the higher value? किस पोजीशन में, किस हाइट में बॉल ज्यादा फास्ट मूव करेगा? बोलो. हाँ बोलो. शाश्वती, कौन सा ज्यादा होगा? Is it A80, the acceleration at 80 meters or acceleration at 60 meters from the ground? क्या? 60 मीटर. काबिक, कौन सा? Sir, 60 meter. ऋषिकेश, नवोदीप, क्या क्या लगता है? समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं, माथा दिमाग के ऊपर से जा रहा है क्या? समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू मेक अंडरस्टैंड ये क्या बता रहा हूं? हाँ यस सर. नवदीप, यस सर बोल रहे हो. कौन सा वाला ज्यादा ज्यादा होगा? 80 मीटर्स में बॉल का स्पीड या फिर 60 मीटर्स में बॉल का स्पीड? कौन सा एक्सेलरेशन किस में ज्यादा होगा? व्हिच वन? दिस और दिस? 80. ऋषिकेश, कौन सा होगा? 60. तो क्यों 60 होगा. हाँ 60 क्यों 60 होगा? नवदीप बोलो, समझाओ. मैं तो बोला 60 क्यों 60 होगा? बोलो. तो उसका 30 न्यूटन है. 30 न्यूटन है और 30 न्यूटन 20 न्यूटन, डिफरेंस क्या है? ये तो सेम है. एम बी का वैल्यू तो सेम है दोनों में. तो एम बी से कोई इतना चेंज नहीं आ रहा है. इस 20 न्यूटन में जो एमबी का कंट्रीब्यूशन है वो भी सेम है. 30 न्यूटन में जो एमबी का कंट्रीब्यूशन है वो भी सेम है. द वैल्यू इज सेम इन बोथ द केसेस. व्हाट इज डिफरेंट? द एक्सेलरेशन एट दिस वैल्यू इज डिफरेंट. तो ऑब्वियसली हम लोग को ये पता चलता है कि हाँ, सेम ऑब्जेक्ट अगर फ्लो कर रहा है फ्री फॉल के समय, जितना नीचे जाएगा बॉल उतना ज्यादा वो ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करेगा. उसके कारण क्या होगा? उसके बॉडी में
उससे ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? सो एज द बॉल कीप्स ऑन गोइंग डाउनवर्ड, उसके बॉडी में एक्सेलरेशन एक फ्लो करता है, दैट इंक्रीजेस इट्स स्पीड। तो बॉल जितना नीचे जाता जाएगा उतना ज्यादा उसके बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आया? और इस एक्सेलरेशन का एक वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज ऑल्सो रिटन एज जी, स्मॉल जी भी लिखा जाता है, उसको पढ़ेंगे हम लोग इसको यहाँ पे। सो समझ में आया ये चीज? सो ड्यूरिंग ए फ्री फॉल द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इज ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द फ्री फॉल। ठीक है? और सबसे ज्यादा क्या होगा तुम्हारा ड्यूरिंग ए फ्री फॉल? मैक्सिमम gravitational force so the maximum gravitational force experienced by a body is just before touching the ground, है कि नहीं? समझ में आया? इज इट क्लियर? ये दो पॉइंट समझ में आया सबको? थोड़ा सा आइडिया, ये डायग्राम समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ हाँ सर। अभी देख रहे हो कैसे ये जो बोला था इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, अभी समझ में आ रहा है कैसे आंसर किया था उन लोगों ने? दिस इज द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दैट लॉ इज सो पावरफुल, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट लॉ दैट वॉज स्टडीड while डिस्कवरिंग मोशन। तुम बोल सकते हो ग्रेविटी को स्टडी करने के बाद ही अल्टीमेटली लॉज ऑफ मोशन आया है एग्जिस्टेंस में, एंड आफ्टर दैट अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस वर डिस्कवर्ड एज वेल एज दे वर स्टडीड। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग यूनिवर्सल मतलब ये जब फॉर्मूला तुम यूज करोगे, whenever you will use this formula, you are nothing but using universal law of gravitation, है कि नहीं? बिकॉज ये फॉर्मूला कहां से मिला था? ये हम लोग को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से मिला था। दिस इज जस्ट नथिंग बट ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। समझ में? तो लेट अस स्टडी फ्री फॉल इन डिटेल। सो यहाँ पे बोला है वी हैव लर्न दैट अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स। ऑब्वियसली कोई भी चीज को अगर तुम्हारा एनी मास, anything that has weight and occupies space is called matter, and any kind of matter is always attracted towards the earth, है कि नहीं? अर्थ के जो अट्रैक्टिंग रीजन है, ठीक है, अगर उसका मास सूटेबल है, ठीक है, और उसका जो रेंज है उसके अंदर में आता है, तो देन वी कैन से अर्थ विल ऑलवेज अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। The center is nothing but the molten core, molten made up of molten metal. So that is the gravitational force. तो जितना भी चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, that is due to the gravitational force of the earth that it exerts on the objects. तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, फ्रीली फॉल करता है, तो अर्थ की तरफ तुम्हारा सिर्फ अगर तुम्हारा उसी फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, मतलब इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सरफेस, तो सरफेस के नीचे तो नहीं जा सकता है ना। समझ में आ रहा है? तो सरफेस तक ही वो आ पाएगा, बिकॉज सरफेस में आने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा उसको, इट वोंट बी एबल टू गो डाउनवर्ड्स, है कि नहीं? इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। सो वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, जब भी बाकी फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ इसी फोर्स को कंसिडर करते हैं, एंड वी कंसिडर दैट फोर्स ओनली टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देन वी कॉल दिस एज फ्री फॉल। समझ में आया? तो हर एक केस में वहां पे तुम्हारा वेलोसिटी चेंज होता जाता है। एज द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन गोइंग डाउनवर्ड्स, द वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है?
समझ में आया? तो हर एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी अलग होगा, इसलिए तो एक्सेलरेशन हो रहा है ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन मतलब होना मतलब द वेलोसिटी इज वैल्यू और द डायरेक्शन डिक्रीजेस, बिकॉज डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा। क्यों डायरेक्शन चेंज नहीं होगा? ऑलवेज डाउनवर्ड जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नीचे आके फिर ऊपर में चला गया। ऐसा होता है क्या कि बॉल एक बार नीचे आ रहा है, मतलब कोई एक बॉल को तुमने ऊपर में छोड़ दिया, इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, और ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, दिस इज द अर्थ। ऐसा तो नहीं है कि नीचे आते आते वो नीचे आके फिर से ऊपर में चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा? होगा क्या? ऐसा होगा? यहां तक वो सीधा आया, यहाँ पे भी सीधा आया, यहाँ पे आते आते वो इस सीधा ऐसा पैरेलल चला गया। ऐसा तो नहीं होगा, अनलेस इट इज सम काइंड ऑफ ए लिविंग थिंग। बर्ड वर्ड होगा तो ऊपर में, मतलब ऐसा हो सकता है सेंसलेस हो गया, उस नीचे वाला आते वक्त उसको सेंस आ गया, ऑक्सीजन के कमी के कारण ऊपर में सेंस चला गया था, नीचे आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फिर से वो उड़ गया, देन इट माइट चेंज द डायरेक्शन, है कि नहीं? उसके अलावा इफ यू कंसिडर ए नॉन लिविंग थिंग और एनी काइंड ऑफ सॉलिड थिंग, देन ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है कि नहीं? इज द कोर। समझ में? सो इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ। काव्यक, ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो काव्यक समझ में आया? काव्यक, Yes, sir. ओके। सो अगर इसके डायरेक्शन में, इस फ्री फॉलिंग बॉडी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, देन उसका वेलोसिटी क्यों कैसे चेंज होगा? देयर इज ओनली अदर ऑप्शन, दैट इज देयर विल बी ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आएगा, सो हर एक पोजीशन में the value of b will be different. This will be v1, this is v2, this is v3, and it will be different. Okay, it will keep on increasing. ठीक है? ये सोचो तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एट एवरी डिफरेंट लेवल। सो अल्टीमेटली इसका कारण क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज करना या फिर वेलोसिटी इंक्रीज करना? इसका मतलब क्या है? दिस बॉडी हैज एक्वायर्ड व्हाट? दिस बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेलरेशन। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन द डायरेक्शन, है कि नहीं? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन सेम ही है। क्यों चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? एक्सेलरेशन कब होता है? either only because of change in magnitude, only because of change in direction, or change in both। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था चैप्टर 8 में, याद है? समझ में आ रहा है? हाँ। So this is the reason. So any freely falling body is always experiencing a constant acceleration in its body, and that acceleration is due to that force। तो हम लोगों ने जो सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि अगर फोर्स है तो बॉडी में एक्सेलरेशन है, पढ़ा था ना? वी हैव गॉट दैट फॉर्मूला फ्रॉम द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पाया था हम लोगों ने? क्या पाया था हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से? व्हिच फॉर्मूला डिड वी गेट? वी गेट टू थिंग्स। वी स्टडीड मोमेंटम देयर एंड वी आल्सो फाउंड द rate of change of momentum, and from that we have discovered, we had found that this is the formula F equals to ma, है कि नहीं? So this formula indicates that अगर सेम मास मूव कर रहा है तो उसके बॉडी में एक्सेलरेशन कब आएगा? जब उसमें एक फोर्स रहेगा, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। इन दैट केस हियर ये एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? दैट एक्सेलरेशन इज मेनली ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज व्हाई एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है, that change in magnitude is produced by gravitational force, ठीक है? And that is why this acceleration experienced by a free falling body is called acceleration due to gravity। समझ में आया?
समझ में आया? हाँ इज कॉल्ड व्हाट? देखो, तुम्हारा एक बॉडी जब फ्रीली फॉल करता है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। वहां पे एटमॉस्फेरिक रेस्ट्रिक्ट तुम्हारा क्या होता है, एक रेजिस्टेंस भी वो फेस करता है कि नहीं, हवा से हवा का रेजिस्टेंस भी फेस करता है, बट मैक्सिमम ऑफ द फोर्स मैक्सिमम डाउनवर्ड्स ही होता है इसका डायरेक्शन, है कि नहीं? वो लोग सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, बट सबसे ज्यादा क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू सी इट, माने तुम्हारा जो ऊपर से वो जो प्लेन से गिरता है ना, वो बहुत लोग उसको क्या बोलते हैं? Sir, skydiving. Skydiving. स्काई डाइविंग। यस, स्काई डाइविंग, भूल गया था, वर्ड भूल गया था। तो स्काई डाइविंग में देखना, स्काई डाइविंग में उन लोग का स्पीड इतना भी ज्यादा नहीं होता। सोचा उस केस में अगर कोई हवा नहीं होता, एटमॉस्फेयर अगर वहां से गायब कर दो, तो उस आदमी का ऊपर से जो गिर रहा है, तो उस आदमी का क्या होगा, तुम्हारा स्पीड ज्यादा हो जाएगा। क्यों? वहां पे एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है। बिकॉज जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें एयर फ्रिक्शन, वो देयर हैज टू अंडरगो थ्रू दैट लेयर्स ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर, है कि नहीं? एंड दैट इज वाई उसका स्पीड थोड़ा सा घटता है, बट स्टिल उसके बॉडी में एक्सेलरेशन रहेगा, है कि नहीं? सो एक्सेलरेशन रहेगा। उसीलिए इसलिए देखना, तुम्हारा पैराशूट जब खोलता है, उस केस में पैराशूट जब खोलता है, एकदम ग्राउंड के सामने आने के बाद नहीं खोलता है, बहुत ऊपर में खोलना पड़ता है, एक सर्टेन लेवल में खोलता पड़ता है। क्यों? बिकॉज सब एकदम नीचे आएगा ना, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन भी, सब एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू रहेगा, एक वैल्यू एवरेज वैल्यू रहेगा वो, बट स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस स्पीड में तुम खोल भी नहीं पाओगे, मतलब खोलने का चिंता तो दूर, खोल ही नहीं पाओगे। मतलब इफ यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू पुल द पैराशूट ओपन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वो खोल भी नहीं पाओगे, इतना छट से होगा वो चीज। समझ में आ रहा है? तो उसका रीजन क्या है, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझा था, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, सपोज द डिस्टेंस इज 10 टू द पावर -8, उस केस में एफ ऑफ जी सबसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस करता है। समझ में आ रहा है? हाँ सो दैट इज द रीजन वाई पैराशूट को थोड़ा एक डिस्टेंस के ऊपर ही खोलना पड़ता है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। इससे नीचे अगर खोलोगे तो मतलब टाइम नहीं मिलेगा, मतलब पैराशूट को ओपन होना पड़ेगा, उसको एयर फ्रिक्शन के कारण उसको इन्फ्लेट होना पड़ेगा, देन इट हैज टू पुल यू अप, है कि नहीं? द एयर हैज टू पुल यू अप। सो उतना टाइम नहीं मिलेगा उस लेवल के बाद। सो दैट इज वाई इट इज सजेस्टेड दैट टू ओपन द पैराशूट एट सर्टेन गैप, मतलब इतना डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस के बीच में खोलना नेसेसरी है। ठीक है? सो अंडरस्टूड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्मॉल जी। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर जी। तो ये एक एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, बोलो, ऐसा यूनिट क्या होगा? जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? मटेरियल में ऐसा यूनिट होगा जी, बोलो। शाश्वती क्या होगा? हम्म, क्या होगा बोलो?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, डिसेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एवरी एक्सेलरेशन हैज द SI यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज अल्टीमेटली इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया सबको? ठीक है, सो दिस इज अ फ्री फॉल। Yes, sir. और जी का वैल्यू सिर्फ हम लोग फ्री फॉल में यूज करते हैं। हाँ, अभी तुम अगर बॉल को हाथों के फोर्स से अगर थ्रो करोगे, नीचे में होता है ना, हम लोग हाथ में पकड़ के रखे, हाथ को ऊपर में लेके फिर बॉल को ऐसे थ्रो किया, तो थ्रोइंग इज नॉट फ्री फॉल। ओके, थ्रोइंग में क्यों फ्री फॉल नहीं? बिकॉज यू आर इनिशियली एडिंग ए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, उसके साथ तुम अपना फोर्स भी ऐड कर रहे हो बॉल के ऊपर, तो दैट इज नॉट फ्री फॉल। फ्री फॉल इज जस्ट लेटिंग द बॉल लीव योर हैंड्स। ठीक है, ऐसे तुमने बॉल को पकड़ के रखा, बॉल को उसके बाद हाथ को छोड़ दिया, यू हैव ओपनड योर पाम्स। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। उसके बाद जो बॉल फ्लो कर नीचे जाएगा, उसका 95% जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज, सिर्फ 95 100% कंट्रीब्यूशन ही किसका है? नीचे जाने का कंट्रीब्यूशन ग्रेविटी का। समझ में आया? हाँ, उसको रोकेगा कौन? रोकेगा एयर फ्रिक्शन रोकेगा, और भी फैक्टर्स है, तुम्हारा पॉल्यूशन होता है, तुम्हारा एयर पार्टिकल्स होता है, सस्पेंडेड SPM होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। सो दोस थिंग्स विल ऑब्स्ट्रक्ट द फोर्स, है कि नहीं? वो लोग क्या करेगा? ऊपर की तरफ धकेलेगा उसको, मतलब रेजिस्टिंग फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटी का ऑपोजिट में काम करता है वो लोग। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, फ्रिक्शनल फोर्स। एयर फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा? ऊपर में एक्ट करेगा। समझ में? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, और उसका मोशन का भी डायरेक्शन है। समझ में आया? क्लियर? यस। सबको समझ में आया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 8 के रिलेटेड है। ओके, Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? ऋषिकेश, नवदीप, काव्यक, एनी डाउट्स? No, sir. तो बुक पर ना, बुक में ऑलमोस्ट सब दिया हुआ है। सो यही अल्टीमेटली बोला है कि while falling, ये लाइन पर देखो, while falling there is no change in the direction, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, so while falling there is no change in the direction of motion of objects. Why? Because it is always directed, free falling object, any free falling object is always directed to the center of the earth, है कि नहीं? उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन वही होता है ऑलवेज, एंड इट डज नॉट चेंज। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट व्हाट इज गेटिंग चेंज? बट ड्यू टू द अर्थ्स अट्रैक्शन, दैट इज अर्थ्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, there will be a change in the magnitude of velocity, and any change in the velocity involves acceleration. तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कोई चीज फ्री फॉल करता है अर्थ की तरफ, तो उसके बॉडी में क्या होता है? एक एक्सेलरेशन आ जाता है कि नहीं? और ये एक्सेलरेशन क्यों आता है? बिकॉज देयर इज अ फोर्स इन्वॉल्व, एंड व्हाट इज दैट फोर्स? दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जहां जहां तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा वहां पे समझ लेना तुम्हारा फोर्स इन्वॉल्व है, बिकॉज ओनली ड्यू टू दैट फोर्स देयर इज अ चेंज इन मोशन, एंड चेंज इन मोशन मतलब चेंज इन द वेलोसिटी। ओके, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट को तुमने धक्का मार दिया, तब उसको उसका बॉडी में वेलोसिटी आ गया। इनिशियली वेलोसिटी क्या था? 0 था, अभी उसके वेलोसिटी बॉडी में सोचो 5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आ गया, इट इज मूविंग, है कि नहीं? कोई चीज ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसको तुमने किक मार दिया, तब क्या होगा? वो और स्पीड से मूव करेगा, है कि नहीं? सो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव अप्लाइड ए फोर्स इन बोथ द केसेस। रेस्ट से जब मोशन में ला रहे हो, मोशन से जो स्लो मोशन से फास्ट मोशन में ला रहे हो, इन बोथ द केसेस यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, एंड ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स उसके बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है। तो जहां जहां एक्सेलरेशन है वहां वहां फोर्स है, और जहां जहां फोर्स मिलेगा, मान फोर्स अप्लाई किया हुआ मिलेगा,
वहां वहां एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. So hopefully you are able to relate free fall, the concept of free fall with the concept learned in chapter 8, है कि नहीं? 8 चैप्टर 8 अभी समझ में आ रहा है? चैप्टर 8 मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बोला था? चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग नेक्स्ट वर्क एनर्जी करेंगे तब भी चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। So यही है। So that is why these two chapters are very important. Chapter 8 and chapter 9 are very important. 9 और 10 क्लास 9 और 10 के जो जितना भी साइंस का चैप्टर्स है सब इन दोनों क्लास को मिला के अगर मैं बोलूँ दिस टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब एक फिजिक्स का जितना भी चैप्टर्स है कौन मतलब फाउंडेशन है बोल सकते हो। ओके, सो इसको इसलिए बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? बिकॉज ये एक्सेलरेशन उस फ्री फॉलिंग बॉडी में कब आता है? ओनली बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी बार बार बोल रहा हूं, मून का ग्रेविटी नहीं होता है, सिर्फ अर्थ का ही ग्रेविटी होता है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। So let me write it that for you. समझ में आया? सबको समझ में आया ये चीज? हाँ। So don't use gravity of moon, gravity of sun. बहुत लोग लिखता है ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटी ऑन सन, ऐसा मत लिखना। ग्रेविटी ऑन जुपिटर, डोंट राइट दैट। ओके, यू कैन राइट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सन लिख सकते हो, बट ग्रेविटी ऑन द सन नहीं होता। ओके, समझ में आया? सो डोंट डू दैट। सो सेम है, यूनिट भी सेम है। यूनिट किसका यूनिट है? सेम एज एक्सेलरेशन, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एक्सेलरेशन। जिस फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन आता है उसके लिए उसको एक अलग एक सिंबल दिया गया है। ओके, अदरवाइज इट्स नॉर्मल एक्सेलरेशन, है कि नहीं? सो दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर g एंड द यूनिट ऑफ g इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया? सो g का हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज देखो यहाँ पे ये इसका भी तुम्हारा वो आ सकता है, मतलब तुम्हारा जो डिराइवेशन आ सकता है। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ g। ओके, समझ में आ रहा है? सो लेट अस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ g, फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ g। ओके, सो लेट अस स्टडी दैट। सबको फ्री फॉल का डेफिनेशन समझ में आ गया? फ्री फॉल का डेफिनेशन यहाँ पे है। इफ यू सी हियर, ये है फ्री फॉल का डेफिनेशन। यू कैन अंडरलाइन, whenever objects fall towards the earth under this force मत लिखना, under the gravitational force of earth alone। ठीक है, this force को काट के वहां पे एरो देके नीचे लिख दो gravitational force of earth alone। ठीक है, समझ में आया? then we say the objects are in free fall। okay, is it clear? Yes. okay, समझ में आया? न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन ऑफ जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत बार।
derive the formula to calculate the value of g, ये एग्जाम में दे सकता है. So expect such questions to be given in the exam. So न्यूमेरिकल फॉर्मूला ऑफ g पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मली लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा. फर्स्ट एकदम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो सेकेंड लॉ के पहले एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे. आई कैन राइट ड्यूरिंग फ्री फॉल the object experiences acceleration due to gravity. Due to gravity. That is g. ठीक है? That is g, small g, under the influence of gravity alone. है कि नहीं? So I can write, as we know, gravity is a downward pull. Exerted by the earth. Therefore, gravity is a force, and acceleration due to gravity is because of this force. है कि नहीं? समझ में आया? एकदम लेमन का लैंग्वेज में लिख रहा हूं. ठीक है? anyone who understands basic English, he can understand this. ठीक है? समझ में आया? इसी फोर्स के कारण, तो ग्रेविटी एक फोर्स है, उसी फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है. समझ में आया? So now from second law of motion, we know, ऐसे F equals to ma मत लिख देना. When an object is subjected, when an object of mass m is subjected to a force F. So when an object of mass m is subjected to a force F, what happens? It is accelerated by a value of a. Can I say this? ये तो हम लोगों ने देखा था. समझ में आ रहा है? That is, I can write F equals to ma. है कि नहीं? So can I say in this case, but in case of free fall में क्या होगा? But in case of free fall, F is equal to Fg. क्यों? This is gravity. है कि नहीं? And what is A? A is nothing but g, small g. That is acceleration due to gravity. है कि नहीं?
So in case of free fall, so therefore I can write this statement, ये जो हम लोगों ने पास इक्वेशन है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? I can write this as Fg equals to mg. समझ में आया? लिख सकते हैं? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऐसे लिखोगे टीचर बोलेगा अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ना नॉर्मली देखो, एकदम सिंपल तरीके से, नॉर्मल जो लॉजिकल तुम चीज लिख रहे हो, यू आर राइटिंग समथिंग विच इज वेरी मच लॉजिकल, है कि नहीं? कोई भी मतलब टेढ़ा बेड़ा कोई चीज नहीं है, कोई भी तुम्हारा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी सिंपल, है कि नहीं? इट हैज ओन फ्लो, है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल केस में ये ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. So f equals to f of g is equal to gravity, and a becomes small g, which is acceleration due to gravity. So the same f equals to ma can be written like this. ठीक है? तो but also from universal law of gravitation we have क्या है हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? I can write f of g is equal to capital G capital M small m by r square, huh? Where capital M is equal to mass of earth, small m is equal to mass of object, and small r क्या है? Distance between earth and object, है नहीं, है कि नहीं? देख सकते हैं? समझ में? So this is one statement, important statement. This is another statement, and this is the third one, है कि नहीं? ये तो पता है हम लोगों को, देख सकते हैं कि नहीं? बोलो. हाँ। Okay. So suppose this is 1 and this is 2. This is our equation 2. So I can write equating 1 and 2. We get, so क्या मिलेगा हम लोग? I can write m of g, m into g, sorry, m into g equal to क्या मिलेगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m by r square. So m कैंसिल हो गया. So ultimately g का फॉर्मूला क्या है? Ultimately we get g is equal to capital G m by r square. इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. We can actually find this value, and this value can be found for all the different planets. तुमको क्या चाहिए? You only need the mass of the planet. Okay? समझ में? कोई भी प्लैनेट का मास तुमको अगर पता है, r का वैल्यू बहुत छोटा होता है, so you can write it as 1 as well. ठीक है? यहाँ पे r स्क्वायर लिख सकते हो. तो r स्क्वायर क्या होगा? इसका एक्चुअली मैं लिखाऊंगा और भी अच्छा से लिखाऊंगा. इसका तुम्हारा प्रॉपर एक डायग्राम होता है, वहां पे डी स्क्वायर होता है. डी स्क्वायर क्या होता है? डी इज नथिंग बट इक्वल टू डी प्लस आर स्क्वायर. ठीक है? तो यहाँ पे आर स्क्वायर को मैं एक काम करता हूँ. तो यहाँ पे जो r तुमको दिख रहा है, दैट r कंटेन्स टू थिंग्स. ओके, सपोज लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम. यहाँ पे सोचो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे सपोज दिस इज द अर्थ. ओके, सो वो बॉडी क्या करेगा? यहाँ पे सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सोचो एक बॉडी, यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे खड़े हो. ठीक है?
सो योर हाइट, सपोज दिस इज, कितना है तुम्हारा हाइट, सपोज तुम्हारा d है, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आया? इज इट क्लियर? सो आई कैन से बट r is equal to स्मॉल t प्लस कैपिटल R, ठीक है। सो व्हाट इज स्मॉल t? स्मॉल t इज इक्वल टू, ये इसको ऐसे रहने दो, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। तो स्मॉल t इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल t इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर मैं अगर बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा हवा में उड़ रहा है, हवा में भी उड़ रहा है तो इट विल बी समवेयर हियर, है कि नहीं? इतना लंबा तो नहीं होगा ना, अर्थ का रेडियस की तरह तो नहीं होगा ना, यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ। सो डी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड तुम्हारा जो कैपिटल आर है, व्हाट इज कैपिटल आर? को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर, सो कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, ठीक है। सो therefore I can write small g is equal to capital G capital M by d plus r square। तो देखो यहाँ पे d का वैल्यू बहुत छोटा है, सो नाउ वी कैन से सिंस d इज मच मच लेस देन r, है कि नहीं? बहुत छोटा है, मतलब अर्थ का रेडियस कितना है? बहुत बड़ा है ना, इट्स वेरी लार्ज, बट एज कंपेयर टू दैट इफ यू कंसिडर ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम सपोज 100 फीट 200 फीट 1000 फीट, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है कि नहीं? अर्थ का जो क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट से अर्थ का जो कोर का डिस्टेंस है, दैट इज वेरी हाई, दैट इज वेरी लार्ज, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट दिस एज, सो देयरफॉर g कैन बी रिटन एज g, so therefore g can be written as नेक्स्ट क्लास में, ऑफलाइन जब क्लास कराऊंगा, आई विल गिव यू ए प्रॉपर नोट, इसका एक्चुअली आंसर कैसे लिखना है, ये बहुत बड़ा हो गया है ना, इतना बड़ा आंसर नहीं लिखोगे एग्जाम में। सो एग्जाम में इसका एक शॉर्टर वर्जन बना के दूंगा, बट ये मैं क्यों लिखा रहा हूं? ताकि तुम लोग समझ पाओ, ओके। सो जी कैन बी रिटन एज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिकॉज r प्लस आर, सो यहाँ पे d इज मच मच ग्रेटर देन, अगर r है, d इज मच मच लेस देन r है, तो ऑब्वियसली d प्लस r इज अप्रोक्सीमेटली आई कैन राइट इट एज r, है कि नहीं? बात तो सेम है ना। ये सोचो तुम्हारा 10 टू द पावर 20 मीटर्स है, एंड सपोज दिस इज 1 मीटर, विल इट मेक एनी डिफरेंस? हाँ, कोई डिफरेंस होगा? तो कैन आई राइट दिस एज 10 टू द पावर 20? सेम ही रहेगा, अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही रहेगा ना, यस और नो? यस। तो यही है रीजन। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ जी, सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ओके। अच्छा, कोई भी प्लैनेट का तुम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट प्लैनेट, बट जस्ट knowing the radius of that planet by knowing the mass of that planet, okay, and multiplying it with gravitational constant, universal gravitational constant, okay. समझ में आया? ओके, दिस इज द फॉर्मूला, समझ में आया? इसका वैल्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। बिफोर दैट आई विल गिव यू ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस प्रूफ, ओके, एग्जाम में आता है। समझ में आया?
हाँ हाँ सर। सो समझ में आया ये प्रूफ? हाँ, सबको समझ में आया? हाँ सर। ऋषिकेश, नवदीप समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इसका एक नोट बना के दूंगा, कॉपी में लिख लेना। क्लास नेक्स्ट तो तुम्हारा ऑफलाइन ही क्लास होगा फ्राइडे को, तो तब मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लोग तो लिख लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। वेडनेसडे को 8 बजे आ जाना घर में, ठीक है? हाँ सर हाँ इस सर। वेडनेसडे को। हाँ, द नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड ऑफलाइन। ओके, ठीक है। बाय गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।